सत्ता अगर तानाशाही पे उतर जाएगी तो सबसे पहले जनता को नहीं मारा जाएगा, सबसे पहले विपक्ष को मारा जाएगा, सबसे पहले उनको खत्म किया जाएगा। जब विपक्ष की नहीं रहेगा तब आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, फिर आपका बारी आएगा। इतनी भारी संख्या में, इतनी देर रात तक इतनी सारी संख्या में लोग, माताएं, बहनें, व्यापारी अगर रात के 10 बजे तक यहां बैठ रहे, वैसे तो ये सोने का टाइम है, 10 साढ़े 10 बजे तो सोने का टाइम है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अगर सोने के टाइम पे भी लोग अगर यहां बैठ के जाग रहे हैं ना, तो कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। दोस्तों, आप सब लोग सोने के टाइम पे जाग रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ है कि नीलगिरी ग्राउंड से गुंडों की सफाई झाड़ू के साथ साफ होगी और पूरे सूरत से गुंडों की सफाई की जाएगी। दोस्तों, बहुत लोग डरते होंगे उनकी सरकारों से, उनकी पार्टी से, उनके गुंडों से। हमारा भी ये ऐलान है कि जाइए, हम नहीं डरते आपकी सरकार से, आपके गुंडों से, आपके पुलिस प्रशासन से, जाइए, हम नहीं डरते, आप क्या कर लोगे हमारा। हम गरीब के बेटे, खोने को हमारे पास कुछ नहीं है, खोने को अगर हमारे पास कुछ है वो लाचारी है, वो डर है, वो चिंता है। अगर आपसे हम भिड़ जाएंगे ना तो हमारी लाचारी मिट जाएगी, हमारा डर मिट जाएगा, फिर आप हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। सीआर पाटिल ने क्या किया, अपने बेटे को बड़ा बना दिया नेता, भैया में भैया, वो घूम रहा है बड़ा नेता बन के और आपके बेटों से विरोध करवा रहे, आपके बेटों से शराब बिकवा रहे, ड्रग्स बिकवा रहे। इस जमीन पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित आप सभी अलग अलग सोसाइटी से आए हुए मेरे माताओं, युवाओं, वडीलों, बुजुर्गों, बच्चों, व्यापारी, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, आप सबका आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की इस जनसभा में आप सब लोगों का इतनी बड़ी संख्या में आना यह दिखाता है कि कुछ तो बात है आम आदमी पार्टी में और कुछ तो गड़बड़ है बीजेपी में। जिस बीजेपी पार्टी को सालों साल चुनाव दर चुनाव हमने वोट देके जिताया, उस बीजेपी से लोग तंग आ चुके और उम्मीद की नजरों से आम आदमी पार्टी की ओर देखते, और इसलिए आज सारी कोशिशों को आप सब लोगों ने नाकाम कर दिया। काफी सारी गंदी गंदी ताकतें, गुंडे, बदमाश, लफंगे, सारे लोग लगे हुए थे कि आम आदमी पार्टी की गोडादरा में जनसभा सफल ना हो पाए। लेकिन जनता की ताकत क्या होती है ये आप सब लोगों ने मिलकर दिखा दिया है। जनता जब ठान लेती है कि हमें करना है तो होके रहता है। साथियों, एक जमाना था कि इसी सूरत में देश भर से लोग आते थे अपना परिवार का गुजारा करने के लिए, व्यापार करने के लिए, रोजगार करने के लिए, चैन और शांति से जीने के लिए गुजरात जाना जाता था। सूरत में राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, हम सब लोग सौराष्ट्र से चल के इधर आए, क्योंकि यह एक ऐसा शहर था जो सबको पालता था, यह शहर सबको सुरक्षा देता था, यह शहर प्यार बांटता था, इस शहर में सबका पेट भरता था। काफी सालों तक यह सब माहौल चला। इस शहर ने सबको आगे बढ़ने का मौका दिया, सबको रहने का, आगे बढ़ने का मौका दिया। फिर हम सब लोगों ने मिलकर बीजेपी को जिताया, उसमें मैं भी शामिल था। हम सब लोग हर बार बीजेपी को वोट देते रहे। और आज क्या हालत है इस शहर की कि ना पेट पल रहा है, ना बच्चे पल रहे, हर तरफ गुंडे ही गुंडे पल रहे हैं। जहां देखो गुंडे पल रहे, बुटलेगर पल रहे, अनाज माफिया पल रहे, लफंगे पल रहे। एक जमाने में सबका घर पल रहा था, सब आगे बढ़ रहे थे। आज क्या हो गया इस शहर को, क्या हो गया इस सरकार को, क्या हो गया राजनीति को? हम सबको एक बार सोचना पड़ेगा, अपनी आत्मा को जगाना पड़ेगा, खुद को पूछना पड़ेगा कि क्या हो गया इस सूरत को। सूरत को किसी बीजेपी वालों की नजर लग गई है कि इस शहर में आप देखो, अखबार खोलोगे मर्डर ही मर्डर के समाचार आ रहे हैं। सुबह अखबार खोलो, गोडादरा में मर्डर हो गया, लिंबायत में खून हो गया, उधना में चोरी हो गई, यहां पे ये हो गया, वहां पे वो हो गया। पूरा समाज डर के जीता है। व्यापारी डर रहा है, गरीब लोग डर रहे हैं, आम आदमी डर रहा है कि मैं अगर कुछ बोलूंगा कल को मेरे साथ कुछ हो जाएगा। जाए तो कहां जाए, सुनवाई कहां हो रही है हमारी? हम सब लोग सरकार तो इसलिए ना बनाते हैं कि जिसको वोट देंगे वो हमारी बात सुनेगा, इसलिए तो सब लोग वोट दे रहे, नेता चुन रहे, निगम में पार्षद चुन रहे, विधायक चुन रहे, सांसद चुन रहे, सरकारें बन रही है, मंत्री, मेयर सब बन रहा है। वो क्यों बन रहे? क्योंकि हमारी सुनवाई हो। इस उम्मीद से हम बटन दबाते हैं, इस उम्मीद से किसी को नेता बनाते हैं। लेकिन हालात क्या है कि आम जनता अगर बोलना चाहे, आम जनता अगर कुछ कहना चाहे, आम जनता अपने पीड़ा को बताना चाहे, इस सरकार में सुनने वाला कोई नहीं है। सारे नेता दबाने वाले और डराने वाले बचे। मैं बात करूंगा श्रवण भाई जोशी की कि क्या गुनाह कर दिया उन्होंने। एक नौजवान लड़का है, छोटे से साधारण से मारवाड़ी परिवार से उठ के आया, आम आदमी पार्टी से जुड़ा, समाज का काम करने लगा, लोगों को जगाने लगा, लड़ने लगा, हिम्मत से आगे आया। बस यही उसका गुनाह बन गया। अगर श्रवण जोशी ये सोचता कि नहीं भाई नहीं, मुझे नेता नहीं बनना है, मैं मजदूरी करके यहीं जीवन गुजारा कर लूंगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी किसी बीजेपी वालों को। लेकिन जब से श्रवण जोशी ने या हम जैसे आम परिवार के लड़कों ने यह सोचा कि अगर राजनीति गंदी है,
राजनीति में बैठे हुए लोग अगर गुंडा लफंगागिरी कर रहे हैं तो हम जाएंगे राजनीति में, हम जनता से हाथ जोड़ेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद मांगेंगे, हम नेता बनेंगे और करके दिखाएंगे कि एक अच्छा नेता कैसा होता है। हमने ये सोचा, हम गरीब परिवार से आते हैं, हम उठे, हम खड़े हुए, श्रवण जोशी खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ, चैतर भाई खड़े हुए, सब लोग खड़े हुए और ये सब लोग आ गए राजनीति में। अब राजनीति में हमारा आना ही हमारा गुनाह बन गया। आज से 10-12 साल पहले मैं खुद पुलिस में कांस्टेबल हुआ करता था, ऐसे ही किसी भाजपा की जनसभा में कोने में खड़ा होकर देखता था कि कैसे कैसे नेता मंच पे बैठ के कैसी कैसी बात कर रहे। लेकिन जब हमने करीब से देखा कि ये सारे नेता मिलकर जनता को लूट रहे, जनता का शोषण हो रहा है, और जब जनता बोलना चाहती है तब उनको डराया जाता है, कभी पुलिस से डराते हैं, कभी गुंडों से डराते हैं, कभी तेरे यहां रेड पड़ जाएगी ऐसा करके डराते हैं, कभी तेरा ये काम नहीं करने देंगे, कभी तेरा वो काम नहीं करने देंगे ऐसा करके डराते हैं। लेकिन कुछ लोग फिर भी खड़े हो गए, जिसमें एक श्रवण भाई है, चैतर भाई है, मुझे गिन लो, सब लोग खड़े हो गए। जब हम लोग राजनीति में आए, हमने जनता से हाथ जोड़ा, हमने जनसभाएं करी, हमने जनता को कहा कि एक बार अपने बच्चे को वोट दीजिए, हम आप ही के परिवार के हैं, आप जैसे लोग हैं, हम गुंडे लफंगे जैसे नहीं है, आप हमको प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। चैतर भाई को जनता ने विधायक बनाया, मुझे विधायक बनाया, कल को श्रवण भाई जोशी को भी जनता विधायक बनाएगी। और इस बात से बीजेपी डरती है, इस बात से ये नीलगिरी ग्राउंड के आसपास बैठने वाले गुंडे डरते हैं कि कल को एक आम परिवार का लड़का अगर विधायक बन जाएगा तो इन गुंडों का होगा क्या, इन बुटलेगरों का, इन ड्रग्स माफियाओं का होगा क्या। वो लोग क्या चाहते हैं, बीजेपी के लोग ये चाहते हैं कि आपके बच्चों के हाथों में ड्रग्स हो, दारू हो, आपके बच्चों के हाथों में छुरा हो, तलवार हो। वो लोग ये चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आपके बच्चों के हाथों में कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, अच्छी शिक्षा हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई इंस्पेक्टर हो। ये लड़ाई किन लोगों की है, ये लड़ाई दो लोगों के बीच की है। एक वो पार्टी है जो आपके बच्चों को गलत रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, एक ये आम आदमी पार्टी है जो आपको बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती है। फैसला आपको करना है कि किस पार्टी के ऊपर आपका आशीर्वाद बनेगा। आप सोचिए कि सूरत में जब हम आए थे बड़ी उम्मीद से, कोई किसी राज्य से, कोई किसी जिले से, कोई कहां से आया। आज अगर जीवन में आपने 2 काम कर लिए सूरत में रहकर, तो मुझे लगता है पूरा जीवन ही उस बात पे खत्म हो रहा है। कुछ साल पहले तो आदमी अच्छे से कमाता था, अच्छे से जीवन जीता था, अच्छे से परिवार चलता था, सब अच्छे से चलता था। आज अगर सूरत में आपने अपने मेहनत पसीने की कमाई से एक घर का, खुद का घर ले लिया और 1-2 बेटे बेटियों की शादी करा दी, अगर 2 काम आप कर लेंगे ना, तब तो आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई होगी। 2 ही काम कर पाते हैं आप अपने जीवन में। कोई एक जमाना था आदमी घर भी लेता था, व्यापार बढ़ाता था, परिवार बड़ा होता था, शादियां होती थी, अच्छी खासी चीजें घर में ले पाते थे। आज क्या हालत हो गई कि आदमी एक घर का, अपना खुद का घर नहीं ले पाता, पूरी जिंदगी मजदूरी करता है, पसीना बहाता है, कपड़ा मार्केट में, हीरा बाजार में, मंडियों में, इधर उधर हर जगह आदमी अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगाता है। तब भी कई हजार परिवार ऐसे हैं जो अपना खुद का मकान नहीं खरीद पाते। क्या हो गया इस व्यवस्था को? इस व्यवस्था को गुंडों ने अपनी जकड़ में ले लिया है। गुंडों ने इस व्यवस्था पे कंट्रोल खड़ा किया। फैसला आपको करना है। हम तो है, अभी आम आदमी पार्टी है, ये नेता सब लोग लड़ाई लड़ रहे, लेकिन अगर आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो हम कब तक लड़ पाएंगे? सत्ता अगर इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो खूनी हो जाती है, तानाशाह हो जाती है, तो सबसे पहले वो जनता को नहीं मारती। सत्ता अगर तानाशाही पे उतर जाएगी तो सबसे पहले जनता को नहीं मारा जाएगा, सबसे पहले विपक्ष को मारा जाएगा, सबसे पहले उनको खत्म किया जाएगा। जब विपक्ष की नहीं रहेगा तब आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, फिर आपका बारी आएगा। और इसलिए ये मत समझिए कि श्रवण जोशी जेल में है तो मेरा क्या, ये मत समझिए कि चैतर वसावा जेल में है तो मेरा क्या, ये मत समझिए कि गोपाल इटालिया को किसी ने अगर गाली दिया तो इसमें मेरा क्या। आप ये सोचिए कि अगर ये विपक्ष की दीवार नहीं रहेगी आपके सामने तो कल को ये सत्ता का खूनी पंजा आपके गले तक भी आ सकता है। आज सत्ता के खूनी पंजे को रोक के हमने रखा है। छोटे छोटे घरों से आते हैं हम लोग, गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं इन बीजेपी के गुंडों के सामने। ये हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, आज कोई भी साधारण आदमी, यहां जो बैठे हजारों लोग, कोई भी आदमी ज्यादा से ज्यादा सरकार से क्या चाहेगा? कल को अगर हमारी सरकार बनेगी, आज बीजेपी की सरकार है, एक आम आदमी सरकार से क्या चाहता है कि अगर मैंने आपको वोट दिया, फिर सरकार चलाने के लिए आपको टैक्स दिया, अगर मैंने मेरे जीवन की सबसे बड़ी 2 चीज आपको और आपकी पार्टी को दे दी, तो प्लीज भैया सरकार, नेताजी, मंत्री जी, माई बाप, आप हमारे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे दीजिए। अगर बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा है तो छोटा सा रोजगार दे दीजिए, थोड़ी सी अच्छी सड़कें बनवा दीजिए, कुछ पानी बिजली का इंतजाम कर दीजिए और फिर हमारा गुजारा चल जाएगा। इससे ज्यादा सरकार से लोग मांग क्या रहे? लेकिन अगर इतना भी अगर कोई सरकार नहीं दे पाती तो उस निकम्मी सरकार से हमें क्या और उम्मीद रहेगी? आज शिक्षा का हाल क्या है?
कि कोने कोने में प्राइवेट स्कूल खुले हैं, खुलेआम लूटपाट हो रही है। पैसा दोगे तब आपके बच्चे की पढ़ाई होगी, जिसके जेब में पैसा नहीं है उसका बेटा अनपढ़ रह जाएगा, मजदूरी करेगा। लेकिन समाज तो बड़े दिल वाला है। समाज ने यह सोचा कि अगर मैंने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी को टैक्स दिया, बीजेपी ने अच्छे सरकारी स्कूल नहीं बनाए, ठीक है भैया मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ लूंगा। समाज ने बड़ा दिल दिखाया, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चालू कर दिया। जैसे तैसे कैसे करके भी उन्होंने सोचा चलो छोड़ो इस बात को, अगर अच्छी स्कूल नहीं है सरकारी तो भूल जाते, प्राइवेट में पढ़ लेते। फिर अगला कदम जनता ने सोचा कि अगर मेरे परिवार से कोई बीमार हो जाएगा, कुछ अस्पताल का दिक्कत विकट आएगा, तो कम से कम एक छोटा सा अस्पताल अगर मेरे पास में सरकारी होगा तो मुझे दवाई ववाई मिल जाएगी, अच्छे से मैं अपनी बीमारी का इलाज करा पाऊंगा। लेकिन जिस सरकार को आपने वोट दिया, जिस सरकार को आपने टैक्स दिया, जिस छुटभइयों को, लफंगों को, गुंडों को वोट देके नेता बनाया, उन्होंने अस्पताल नहीं खोला, अच्छे अस्पताल, अच्छे दवाखाने नहीं खोले। समाज ने फिर बड़ा मन दिखाया कि चलो भाई सरकार ने अस्पताल अगर नहीं बनाए तो हम प्राइवेट से दवाई ले लेते, प्राइवेट में इलाज करा लेते, 2 पैसा लोन बोन लेके, कहीं से ब्याज वाले के कुछ भी करके हम ले लेते। फिर अगला नंबर आया कि सरकार से हमने उम्मीद रखी कि भाई अच्छी सी थोड़ी सी बस है या ट्रेन चलवा दो, ताकि अगर हमें कहीं से कहीं जाना हो, घर जाना हो, परिवार पे जाना हो, अपने राज्य में जाना हो, आराम से जाएंगे, बैठ के जाएंगे, खुश खुशहाल होकर जाएंगे, सम्मान से बैठेंगे। सरकार ने ना अच्छी बसें चलाई, ना अच्छी ट्रेन चलाई। समाज ने फिर बड़ा मन दिखाया, बोले ठीक है प्राइवेट बसों में चल लेते, प्राइवेट गाड़ियों में इधर से उधर करके भाग लेते। जिस जिस चीजों की हमने सरकार से उम्मीद रखी, सरकार उन सारी चीजों पे फेल हुई। ना वो शिक्षा दे पाए, ना अस्पताल दे पाए, ना सड़कें दे पाए, ना वो हमें बस दे पाए। हमने सारी व्यवस्था अपने आप खड़ी कर ली, शाला भी, स्कूल भी हमने खोल लिए, अस्पताल भी समाज और ट्रस्ट के खुल गए। लेकिन एक बात आप सोचिए कि समाज के पैसों से, अपने समाज के या अपनी कम्युनिटी के पैसों से आप अस्पताल खोलोगे, आप स्कूल खोलोगे, समाज के पैसों से आप हॉल बनाओगे, कम्युनिटी सब कुछ कर पाओगे। लेकिन क्या अपने समाज के पैसों से पुलिस स्टेशन खोल पाओगे? क्या अपने समाज के पैसों से पुलिस स्टेशन खोल पाओगे? कोई पटेल समाज का स्कूल बन गया, मारवाड़ी समाज का अस्पताल बन गया, उत्तर प्रदेश से आए हुए समाज से यह बन गया, हमने सब अपने पैसों से, अपनी मेहनत से, अपने पसीने से बना लिया। लेकिन अगर कोई गुंडा हमें सताएगा और पुलिस स्टेशन पे अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, तब हम खुद का पुलिस स्टेशन आज भी नहीं खोल पाएंगे, तब तो हमें सरकार के पास जाना पड़ेगा। आपने सारी व्यवस्था अपने पैसों से, समाज के पैसों से बना ली, सरकार से सारी उम्मीद खत्म। लेकिन जो चीज हम अपने दम पे नहीं कर सकते, समाज के पैसों से नहीं कर सकते, या कि हम पुलिस स्टेशन नहीं खोल सकते, हम कॉर्पोरेशन का ऑफिस नहीं खोल सकते, हम खुद के पैसों से ये सड़कें नहीं बना सकते, तो बताओ कहां जाए? आज किसकी सुनवाई है पुलिस स्टेशन में? गुंडा अगर जाएगा तो सीना चौड़ा करके जाएगा कि अंकल जी अंदर बैठे हैं, जाऊंगा मैं सीना चौड़ा करके। और गरीब जाएगा तो ऐसे जाएगा, भाई साहब मारेगा नहीं, मुझे गाली नहीं देगा। ये क्या हालत हो गई गुजरात की? कैसे कैसे लोग सरकार में आ गए। आप सोचिए, अपने मन को जगाइए, अपनी आत्मा जगाइए, आप लोग की कैसी सरकार है। सरकार तो माँ बाप होती है, हमें यह पढ़ाया गया किताबों में, संविधान में लिखा है कि जनता मालिक है। लेकिन गोड़ादरा में आते, नीलगिरी ग्राउंड के आसपास जाते तो लगता है मालिक जनता नहीं है, मालिक तो गुंडे हैं इस देश के। जनता तो लाचार है, जनता मजदूरी करने के लिए आई है। क्या से क्या हो गया हमारे हाथों से? आप सोचिए, अपने मन को पूछिए। आप हम लोगों पे तरस मत खाइए। आम आदमी पार्टी, गोपाल इटालिया, चैतर वसावा, इन लोगों पे आप बिल्कुल तरस मत खाइए, हम पे रहम मत कीजिए। लेकिन आप अपने बच्चों का तो सोचिए कि ऐसी अगर बीजेपी की सरकार रहेगी तो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। हर तरफ दारू के अड्डे खुले हुए, किसी को नहीं दिख रहा, कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन अगर आपने अपनी गाड़ी के पीछे एक पोटला लगा दिया, गलती से अगर कहीं पे पार्क कर दिया, तो सारे सिंघम को वो बात दिख जाती है कि यहां पे गलत हो रहा है। दोस्तों, ये क्या व्यवस्था है? ये कैसी व्यवस्था है? व्यापारी यहां हर तरफ, वो भी चाहते हैं कि शांति से व्यापार करे, 2 पैसा कमाए, सम्मान से अपना जीवन जिए। व्यापारी और क्या चाहता है? किसी व्यापारी ने सरकार से कुछ नहीं मांगा। सारे व्यापारी ये सोच रहे कि भैया हम जो कर रहे हैं वो बस आराम से करने दो, शांति से करने दो, बीच में मत आओ। लेकिन ये सरकार व्यापारी का व्यापार बढ़ाने में तो कोई मदद नहीं कर रही। ऊपर से जीएसटी वाले भेज देंगे, इनकम टैक्स वाले भेज देंगे, कॉर्पोरेशन वाले भेज देंगे, ये भेज देंगे, वो भेज देंगे। अरे भैया बीजेपी वाले, अगर आप किसी व्यापारी को मदद नहीं कर सकते, आप किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते, तो कम से कम उसको परेशान क्यों कर रहे हो? लेकिन ये सारी चीजें हो क्यों रही? सालों साल, सालों साल, सालों साल, चुनाव दर चुनाव, हम ही सब वो लोग हैं जो बीजेपी 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 बटन दबाते। अब उनको अहंकार आ गया, अब उनको सत्ता का नशा सर पे चढ़ गया। जीते तो हम भी है, विधायक तो मैं भी हूं, चैतर भाई भी विधायक है। हम तो अहंकार नहीं कर रहे, हम तो जनता के सामने अपना रौफ नहीं झाड़ रहे। क्यों नहीं झाड़ रहे? क्योंकि हम आप ही जैसे गरीब परिवारों से आते हैं, आप ही जैसे लोग हैं, आप ही के जैसे खानदान से आते हैं। हमको पता है कि गरीब होना क्या होता है, आम आदमी होना क्या होता है, हम समझते हैं। और इसलिए हम आम आदमियों की सम्मान करते हैं।
जनता का सम्मान करते हैं, जनता के सामने नतमस्तक होकर हम अपना काम कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपकी अदालत में आए हैं। श्रवण भाई जोशी के ऊपर मुकदमा तो लगा है, वो सरकार की अदालत में जाएगा, वहां पे सरकार का एक सरकारी वकील होगा, कुछ जज होंगे, कुछ पुलिस होगे, कुछ होगा, वो सारा सरकार का है। अब सरकार की पुलिस मुकदमा करेगी, सरकार की अदालत में सरकार का जज बैठा है, सरकार का सरकारी वकील है। मुझे लगता है उस अदालत से मुकदमे का फैसला जो भी आए, लेकिन ये जनता की अदालत है, इसमें कभी गलत मुकदमा आ नहीं सकता, इसमें कभी गलत फैसला नहीं आएगा। मैं सारे समाज से यहां जो बैठे हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक सही फैसला लीजिए। ये जनता की अदालत है, आपके पास वो ताकत है जो अच्छे अच्छे तानाशाहों को जमीन पे लाने का काम करती है। दोस्तों, आपके पास क्या ताकत है मैं बताता हूं। आज से कुछ साल पहले गुजरात की विधानसभा के अंदर आने पर मेरे ऊपर रोक लगाई हुई थी। गुजरात की विधानसभा का जो मेन गेट है उसके अंदर में नहीं जा सकता था, मेरे ऊपर प्रतिबंध था। गुजरात के विधानसभा के अध्यक्ष ने एक चिट्ठी लिखी कि गोपाल इटालिया गुजरात की विधानसभा के अंदर नहीं आ सकता मेन गेट से। जब मैं मेन गेट पे जाऊं तो कंप्यूटर पे मेरा नाम डाले तो दिखाता है कि इसको अंदर आने नहीं देना है। 8-10 साल तक यह चला कि गुजरात की विधानसभा के अंदर जाने का मुझे मौका नहीं मिला। जब विसावदर की जनता ने मेरे नाम का बटन दबाया और इलेक्शन के रिजल्ट के दिन यह लिख के आया कि गोपाल इटालिया 18,000 वोट से विधायक बन रहा है, उसके बाद जब मैं शपथ लेने के लिए गया गुजरात के गांधीनगर में, तो जिस दरवाजे से मेरी एंट्री पे प्रतिबंध था उसी दरवाजे से ढोल नगाड़ों के साथ, हजारों कैमरों के साथ, प्रोटोकॉल के साथ मुझे अंदर ले जाया गया। और उसी विधानसभा के अध्यक्ष ने मुझे 3 किलो का बड़ा सा बुके दिया और बोला, गोपाल भाई તમારું અહીંયા स्वागत है विधानसभा अंदर। दोस्तों, ये ताकत किसकी है? गोपाल इटालिया की नहीं है। विधानसभा में बैठे हुए अध्यक्ष की ताकत सिर्फ इतनी है कि वो सत्ता में बैठा है, उसके हाथ में एक पेन है, वो चाहे तो कुछ भी लिख देगा कि सुंदर जी ड्राई फ्रूट कल से नहीं खुलेगा, ये बीएन बेकरी कल से नहीं खुलेगा, इसको कल से अंदर डाल दो, बाहर डाल दो। उसकी पेन में सिर्फ इतनी ताकत है कि वो कुछ लिख सकता है। लेकिन जनता की ताकत यह है कि जनता जिसको चाहे उसको वहां भेज सकती है और जिसको चाहे उसको वहां से वापस ला सकती है। किसके हाथ में वो पेन रहेगी? जिस पेन से आपका भाग्य लिखा जा रहा है वो आप तय कीजिए। वही पेन, वही कागज, वही ऑफिस। पेन पकड़ने वाला कौन होगा वो आपके हाथ में, आपको तय करना है कि पेन गुंडों के हाथ में रहेगी तो आपके खिलाफ चलेगी, वो पेन अगर हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के हाथ में रहेगी तो आपका भविष्य लिखा जाएगा उसी पेन से, उसी कलम से। दोस्तों, और इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं, आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सही लोगों के हाथों में पेन दीजिए, सही लोगों के हाथ में सत्ता दीजिए, सही लोगों के हाथ में पावर दीजिए, जो पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, जनता की सेवा करने के लिए इस्तेमाल करे। दोस्तों, हम सरकार को क्या क्या नहीं देते। सरकार को आप वोट देते हो, उसके बाद आप नोट भी देते हो टैक्स के रूप में। एक अधिकारी को काम करने के लिए, मान लो आप एक सब इंस्पेक्टर है या मान लो एक तहसीलदार है, उसको एक बड़ा सा ऑफिस देते हैं आपके पैसों से, उसको एक गाड़ी देते हैं 4 व्हीलर आपके पैसे से, उसको एक ड्राइवर देते हैं आपके पैसे से, रहने के लिए मकान देते हैं आपके पैसे से, फिर सैलरी देते हैं हर महीने पहली तारीख को, उसको तनख्वाह मिलता है आपके पैसे से। आप ही के पैसे से जिसको गाड़ी दिया, मकान दिया, ड्राइवर दिया, गाड़ी दिया, पगार दिया, और फिर भी वो आदमी अगर आपका काम करने को तैयार नहीं है तो उसके साथ क्या करना चाहिए? बताइए, आप क्या करना चाहिए? सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे तंत्री जंत्री जो भी है, उसको पैसा आपकी जेब से जा रहा है, मकान उसको आपके पैसों से मिल रहा है, सारी चीजें दोस्तों आप ही की तरफ से मिल रही है। और इसलिए अगर आपके पैसों से, आपकी मेहनत से, आपकी वोट से जो सरकार बनेगी, वो सरकार अगर आपकी बात नहीं सुनेगी तो उसको बदलना बहुत जरूरी है। साथियों, आज इस जनसभा में आप सब लोगों ने हाजिर रह के, उपस्थित रह के एक कड़ा संदेश दिया है उन गुंडों को। आपकी ये मौजूदगी दिखाती है कि कुछ तो बड़ा बदलाव होने वाला है गोड़ादरा की धरती से। दोस्तों, इतनी भारी संख्या में, इतनी देर रात तक, इतनी सारी संख्या में लोग, माताएं, बहनें, व्यापारी, अगर रात के 10 बजे तक यहां बैठ रहे, वैसे तो ये सोने का टाइम है, 10 साढ़े 10 बजे तो सोने का टाइम है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अगर सोने के टाइम पे भी लोग अगर यहां बैठ के जाग रहे हैं ना, तो कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। दोस्तों, आप सब लोग सोने के टाइम पे जाग रहे, इसका मतलब साफ साफ है कि नीलगिरी ग्राउंड से गुंडों की सफाई झाड़ू के साथ साफ होगी और पूरे सूरत से गुंडों की सफाई की जाएगी। दोस्तों, बहुत लोग डरते होंगे उनकी सरकारों से, उनकी पार्टी से, उनके गुंडों से। हमारा भी ये ऐलान है कि जाइए, हम नहीं डरते आपकी सरकार से, आपके गुंडों से, आपके पुलिस प्रशासन से, जाइए, हम नहीं डरते। आप क्या कर लोगे हमारा? हम गरीब के बेटे, खोने को हमारे पास कुछ नहीं है। खोने को अगर हमारे पास कुछ है वो लाचारी है, वो डर है, वो चिंता है। अगर आपसे हम भिड़ जाएंगे ना तो हमारी लाचारी मिट जाएगी, हमारा डर मिट जाएगा, फिर आप हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों, एक आम आदमी के पास क्या होता है? आप सोचिए, आप सब लोग, एक गरीब से गरीब आदमी के पास होता क्या है खोने को? अपना डर। वो हमको पुलिस से डराते,
कि तुम कुछ बोलोगे तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमा हो जाएगा। असली मुकदमा लिखवाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, धरने करने पड़ते हैं, रैलियां निकालनी पड़ती है, पूरा समाज सड़कों पे लाना पड़ता है, तब जाके एक असली एफआईआर नहीं लिखी जाती थानों में। और गलत एफआईआर तुरंत लिखी जाती है, गलत एफआईआर इतनी सारी धाराएं हमारे खिलाफ लगाई जाती है। लेकिन दोस्तों, कागजों पे लिखी हुई धाराओं का असर तब तक है जब तक सल्तनतें बदलेगी नहीं। जिस दिन तख्त बदल जाएगा, जिस दिन ताज बदल जाएगा, जिस दिन राज बदल जाएगा, उस दिन कागजों पे लिखी हुई सारी बात बदल दी जाएगी। दोस्तों, हम नहीं डरते इन गुंडों से, हम संघर्ष से आए हुए लोग हैं। और ये आम आदमी पार्टी बनी क्यों? मैं आखिरी बात कह के आप सब लोगों से विदा लूंगा। ये आम आदमी पार्टी क्यों बनाई गई? ये सारे लोग कहां से आ गए आम आदमी पार्टी में? हम सब लोग जो इस मंच पे बैठे हैं, किसी के खानदान में भी कोई राजनीति में नहीं था। मैंने बोला कि मैं कांस्टेबल था, ये चैतर वसावा सरकारी नौकरी कर रहे थे, ये ईशुदान जी टीवी में एंकर थे, ये मनोज भाई फार्मासिस्ट थे, ये धर्मेश भाई भंडेरी अपना दुकान चला रहे थे। कोई राजनीति में नहीं था हम में से, लेकिन हम जहां थे वहां से राजनीति को देख रहे थे। ये धर्मेश भाई दुकान में बैठ के मैंने नेताओं को देख रहे थे कि ये साले झूठ तो ज्यादा बोल रहे, काम कम कर रहे। ये चैतर वसावा सरकारी ऑफिस में बैठ के, मैं खुद पुलिस स्टेशन में बैठ के देख रहा था कि झूठ तो साले सब मिलके बोल रहे, काम तो कम कर रहे। कहीं से वो खड़े हुए, कहीं से मैं खड़ा हुआ, कहीं से वो खड़े हुए, कहीं से कहीं खड़े हुए, हम सारे लोग मिलकर खड़े हो गए जुल्मी ताकतों के खिलाफ, इन भाजपाइयों के खिलाफ कि अब हम लड़ लेंगे आपके सामने। और हम सब लोग यहां आम आदमी पार्टी में क्यों आए? इसलिए आए कि हम बोल सके, इसलिए आए कि आवाज उठा सके, इसलिए आए कि सत्ता को यह बता सके कि डरते होगे तुमसे बहुत सारे, लेकिन एक गरीब का बेटा खड़ा होगा ना तो किसी से नहीं डरेगा। ये बताने के लिए राजनीति में आए। हमारा राजनीति में आना, श्रवण भाई का राजनीति में आना, यही दिखाता है कि सत्ता कितनी कमजोर है। हम खामखा उनसे डर रहे, हम ऐसे ही हमसे डर रहे उनसे, तो क्या कर लेंगे हमारा? दोस्तों, आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि सही लोगों को जिताइए, पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ाइए। जो आपके बच्चों के हाथों में डंडा दे दे, आपके बच्चों को सड़कों पे कहीं पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए, मिसयूज करने के लिए खड़ा कर दे, अगर बीजेपी में वो दम होता, नीलगिरी वाले ग्राउंड वाले गुंडे में वो दम होता, अरविंद केजरीवाल ने मेरे जैसे आम परिवार के आने वाले लड़के को विधायक बनाया। आज नीलगिरी ग्राउंड के गुंडों ने मेरे खिलाफ कुछ लड़कों को सड़कों पे खड़ा किया। मुझे उन पे तरस आता है कि आप जिस गुंडों के इशारों पे मेरा विरोध करने के लिए खड़ा हो रहे, जाइए उनसे कॉर्पोरेशन का टिकट तो मांगिए, तब आपकी हैसियत पता चलेगी। आप मांगिए उनसे टिकट, जाइए वो नीलगिरी ग्राउंड से अगर उनको टिकट दे दे, मैं ऐलान कर रहा हूं कि उनके सामने कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे हम। आपका दुरुपयोग हो रहा है। आपको कहां खड़ा किया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल गरीबों के बच्चों को विधायक बना रहा है, पार्षद बना रहा है, नेता बना रहा है, समाज के लिए काम करने वाला आगेवान बना रहा है। और बीजेपी आपके बच्चों को क्या बना रही है? किसी से दारू बिकवा रहे, किसी से ड्रग्स बिकवा रहे, किसी से विरोध करवा रहे, किसी से शीशा तोड़वा रही है, किसी से लफंगाई करवा रहे। आप ही सोचिए कि आपके बच्चों को कौन सी पार्टी क्या बना रही है। मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, जो मर्जी चाहे विरोध करे, लोकशाही है। लेकिन जिन लोगों ने, बीजेपी के जिन लोगों ने आपको भेजा, क्या वो आपको टिकट देंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सूरत की किसी इसी वार्ड से कि जा बेटा बहुत अच्छा काम किया, गोपाल का विरोध करके ले ले ये टिकट, तेरी नेता बन जा? टिकट वो अपने लिए रखेंगे। सीआर पाटिल ने क्या किया? अपने बेटे को बड़ा बना दिया नेता, भैया में भैया। वो घूम रहा है बड़ा नेता बन के और आपके बेटों से विरोध करवा रहे, आपके बेटों से शराब बिकवा रहे, ड्रग्स बिकवा रहे। सीआर पाटिल का बेटा तो क्या कर रहा है? ये यहाँ के छुटभैये जो नेता बन के घूम रहे, काउंसिलर बाउंसिलर टाइप के, उनके बेटे बेटियां क्या कर रही है? उनके बेटे बेटियां सेट है, उनका परिवार सेट है, उनका खाना पीना रहना सहना प्रॉपर्टी सब सेट है। लेकिन उनको वोट देने वाली जनता का क्या हाल है? आप खुद अपने अंदर जाके आप अपने अंदर पूछिए कि हमारा क्या हाल है। अगर जिस लोगों ने सीआर पाटिल को या नीलगिरी ग्राउंड वाले गुंडों को अगर वोट दिया और उनकी जैसी लाइफ आगे बढ़ी, क्या आपकी लाइफ ऐसे आगे नहीं बढ़नी चाहिए थी? हम ये सपना लेके राजनीति में आए हैं कि गरीबों का भला होगा, आम आदमी का भला होगा, पिछड़े से पिछड़े आदमी का भला होगा, कुछ हम करके दिखाएंगे। इस उम्मीद के साथ हम राजनीति में आए हैं। आपका अगर आशीर्वाद मिल जाएगा, आपका प्यार मिल जाएगा, तो आपके ये बेटे जो सारे मंच पे बैठे हैं ना, बड़ी क्रांति करके गुजरात में दिखाएंगे। आपके बेटों में वो दम है, आपके बेटों में वो ताकत है कि वो सारा कुछ कर सकते हैं, बस जरूरत है आपके आशीर्वाद की। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि विमान जो होता है, जो लोग बैठे होंगे उनको पता है, विमान जो होता है वो कभी रिवर्स नहीं चल सकता। वो रिवर्स नहीं चलता है, वो हमेशा आगे ही जाता है, उसमें रिवर्स गियर होता नहीं है। जब वो एयरपोर्ट पे खड़ा होता है विमान, तब उसका मुंह, पायलट जहां बैठता है वो एयरपोर्ट की तरफ घुसा हुआ रहता है। फिर एक छोटी सी गाड़ी लगाते हैं उसको रिवर्स धक्का देने के लिए, फिर उसका मुंह रनवे की तरफ कर देते हैं। विमान का वजन होता है 80,000 किलो तक का वजन होता है। उसके अंदर सामान है, खुद का वजन है, लोग बैठे हैं, इतना भारी भरकम विमान होता है, 80,000 किलो तक का वजन होता है। उससे भी बड़े विमान होते, लेकिन वो रिवर्स नहीं चलते, वो आगे चलते तो दुनिया के किसी देश में आपको पहुंचा सकते हैं, ऐसी ताकत उस विमान में होती है। लेकिन वो खुद से अपना मुंह रनवे की तरफ नहीं कर सकते, और इसलिए इतने बड़े ताकत वाले विमान का मुंह
रनवे की तरफ करने के लिए एक छोटी सी गाड़ी चाहिए होती है, बिल्कुल छोटी होती है, छोटा सा धक्का देती है, विमान का मुंह रनवे की तरफ हो जाता है, फिर वो अपने आप उड़ता है और दुनिया के किसी कोने में आपको पहुंचा सकता है। दोस्तों, ये सारे विमान है, इनका मुंह आप बस गांधीनगर की तरफ आशीर्वाद देके कर दीजिए, फिर इनके अंदर वो सारी ताकत है कि वो जनता को अपने अधिकार दिलाए। हम में वो है ताकत, हमने अपनी ताकत को प्रूव किया, इन गुंडों के सामने लड़े, छोटी सी उम्र में राजनीति में आके सबने एक टीम बन के काम करके जनता को दिखाया, सरकार को दिखाया कि ये वही वो विमान है जो आम से आम आदमी के जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा आपका हाथ अगर हमारे सर पे पड़ जाएगा ना, फिर ये सारे विमान गुजरात की काया बदल सकते हैं, इतनी ताकत इन नेताओं में है। दोस्तों, ये संघर्ष से उठे हुए लोग हैं, ये अमीर परिवारों से नहीं आते, इनकी ताकत को आपके आशीर्वाद की जरूरत है, इनके हौसलों को आपके प्यार की जरूरत है, इनके सपनों को साकार करने के लिए बस आपका एक वोट चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जनसभा के बाद हजारों लोगों की आत्मा जागेगी उन गुंडों के खिलाफ। सीधे सीधे रूप से तो हमें कुछ नहीं करना है, बस चुपके से जाके बूथ में जाके झाड़ू वाला बटन दबा देंगे, सारे गुंडे अपने आप साफ हो जाएंगे, सारी गंदगी कीचड़ अपने आप साफ हो जाएगा। आप सारे लोगों ने इतनी भारी संख्या में आकर के हमारा हौसला बढ़ाया, हमें ये आश्वस्त किया, आपने हमारी उम्मीद बढ़ाई, आपने हमें प्यार दिया, देर रात तक इतनी शांति से आराम से हमें सुना। इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी की ओर से आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप सब